बस वो आपको दिख नहीं रहा है, एक हर्डल आपके रास्ते में है, कोई ग्रैविक है, कोई मार्ग में वो रुकावट बना हुआ है। तो मतलब अपने लिए अर्जित कर लिया इन्होंने, तो हमें भी दिला देंगे, जबकि वो खानदानी पीछे से पैसे वाले हैं। नए नए यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, बोलते हैं कि हमने 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीखी है। मतलब ज्योतिष तो दूर की बात है, उसका जा शब्द भी नहीं पता है। वास्तु के बारे में हमारे मन में काफी सारे भ्रम है, ये दीवार का कलर से लेके को ये आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। डेस्टिनी आपकी निर्धारित है, कोई ऐसा रातों रात किसी की गलत फहमी हो कि रातों रात कुछ बदल जाता है, रातों रात कुछ नहीं बदलता है। वो तो मारने ही आए, हजारों लाखों की ऐसे केसेस भी यूएस में झोला छाप बचने के आपके पास हैं कि पुनर्जन्म में हम विश्वास नहीं करते। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वाकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और उसी में थोड़ा हम वास्तु की बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट प्रदीप जी, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और ज्योतिषी में पिछले 14 साल से वर्क करते हुए आ रहे हैं। नमस्कार प्रदीप नमस्कार, जी। जय श्री राम। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, मेरे को सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अपने बारे में बताइए कि ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ पता चले। अपने बारे में तो ऐसा कुछ बताने को है नहीं। 14 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी में आए हुए। उससे पहले मैं फोटोग्राफर था। डेस्टिनी ने चाहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूं, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मैंने अपने लिए सीखी थी। मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी घटनाएं हुई, जैसे मैं जिस लेवल पे फोटोग्राफी करता था वो इंटरनेशनल लेवल की फोटोग्राफी थी। तो वो मैं सब छोड़ के हल्द्वानी जैसी छोटी जगह आया। तो उसके बाद आया, बहुत लॉसेस हुए। तो तब मुझे लगा कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ लाइफ में, क्योंकि सब कुछ सेटल था, और सब कुछ सेटल होने के बावजूद मैं उसको सबको छोड़ के अचानक से कैसे आ गया। तो मुझे लगा कि इसका मुझे रास्ता एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सिखा सकता है, बता सकता है। तो मैंने अपने लिए वो ज्योतिष पढ़ना शुरू किया। पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ आने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आई। तो फिर क्या ऐसा होना ही था? तो ऐसा होना था, निश्चित था, क्योंकि ईश्वर मुझसे कुछ और कराना चाहता था। जो मैं कर रहा था वो मेरे से ईश्वर नहीं चाहता था कराना। ईश्वर मुझसे चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, जिसमें लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो डेस्टिनी मुझे ले आई, कहाँ वो ग्लैमर की फील्ड और कहाँ ये धर्म की फील्ड, बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट फील्ड। ईश्वर की कुछ कृपा हुई, और अगर आप किसी फील्ड में सक्सेस हैं तो आप कभी भी उस फील्ड को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस फील्ड में बिल्कुल नीचे नहीं आ जाएं, लॉस ना उठा लें, या फिर कोई रास्ता ना दिखे, तब आप कोई चीज कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। तो ईश्वर ने वही किया कि मुझे पहले उस फील्ड में वहाँ लॉसेस करवाए, मैं यहाँ आ गया, लॉसेस करवाए, फिर अपने लिए पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास वापस जाने का मार्ग नहीं था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसके कारण मेरे को यहाँ रहना ही था। तो बस डेस्टिनी ने चाहा तो एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो आज लोगों की समस्याओं को कम करने की कोशिश करते हैं। सो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है? कई लोगों का सवाल ये रहता है आजकल कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, और जिनको पता भी है उनको शायद उस लेवल में नहीं पता है कंप्लीट डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी की, और क्यों है ये एस्ट्रोलॉजी। और साइंस और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन लोग हर जगह एक दूसरे को बताते रहते हैं, राइट। आपका भी 14 साल का एक्सपीरियंस है। ज्योतिष का मतलब ही मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ज्योतिष में नाम में ही छुपा है ज्योति प्लस ईश, मतलब ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की दिया हुआ प्रकाश। और ये देवताओं को जरूरत थोड़ा थी इस सब चीज की, मनुष्यों के लिए ये बनाया गया। ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए किया, आम लोगों के लिए किया। शुरू में तो राजा महाराजा लोग उसका फायदा उठाते थे कि किस दिशा में से युद्ध स्टार्ट करें, किस समय युद्ध स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए हमें अपनी प्रजा के, उसके लिए जब सूखा पड़ने वाला है तो वो पहले से एस्ट्रोलॉजर्स होते थे जो पहले से ये सब बता देते थे कि ये सब होने वाला है, तो राजा उस हिसाब से तैयारी करते थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आम लोगों तक ये विद्या पहुंची। फिर बीच में एक ऐसा समय आया जब जिस समय
मुगलों ने, अंग्रेजों ने, उन्होंने मिलके हमारे इस विद्या को खत्म करने की पूरी कोशिश की। पर यह विद्या तो हमारे यहाँ संस्कारों में कंठस्थ कराई जाती थी, कहीं लिख के नहीं रखी जाती थी, कंठस्थ कराई जाती थी। तो दिमाग से आप कैसे मिटा देंगे? वो तो विद्या आगे आती गई, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई, कुछ चीजें आगे नहीं पहुंच पाई। तो फिर वो कुछ आगे एस्ट्रोलॉजर्स आए, उन्होंने उस पर रिसर्च की, उसको नए सिरे से उसको उस पर रिसर्च करके डिफाइन किया कि जो उसके अंदर त्रुटियां कुछ आ गई थी उनको दूर किया। तो ये विद्या ऐसी है कि आप पूरा जीवन भी इसको दे दोगे तब भी कमी रह जाएगी। ये समुद्र है और हमने अभी बस थोड़ा सा एक मुट्ठी, एक अंजुली सोचे आपने जल लिया है, अभी कुछ भी नहीं है। 14 साल कुछ भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी के साथ, लेकिन ये आपको मार्गदर्शन दे सकती है। ये किसी के भाग्य को बदल देगी ऐसा नहीं है। डेस्टिनी आपकी निर्धारित है, निश्चित है, लेकिन आपको मार्गदर्शन दे सकती है। तो जो आजकल बातें होती हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कि रात को ये करो अगले दिन करोड़पति बन जाओगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट आते हैं बहुत से लोग, तो ये कई लोग तो ये भी बताते हैं कि इस तरफ सोना चाहिए, इस तरफ नहीं सोना चाहिए। ये चीज कितना एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर पाती है आपके अकॉर्डिंग? कुछ चीजें खाली ऐसे ही लोगों ने फैला दी हैं, भ्रम फैलाने के लिए कि मतलब आप ऐसे सोएंगे तो। हाँ, मेंशन है हमारे ग्रंथों में, मेंशन है कि आपको किस दिशा में सर करके सोना चाहिए। साउथ में और आपके ईस्ट में आपको सर करना चाहिए, नॉर्थ में कभी भी सर नहीं करना चाहिए आपको। वेस्ट में भी कभी अगर मजबूरी हो तो आप उस तरफ सर करके सो सकते हैं, अदरवाइज वेस्ट में भी सर नहीं करना चाहिए। और उसका कारण भी है, ईस्ट को हम देवताओं का स्थान मानते हैं और साउथ को हम अपने पूर्वजों का, तो उनकी तरफ आप पैर करके नहीं सो सकते। और साइंटिफिकली देखें तो नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकती है। जब आप उस तरफ करके लगातार सोइए, आप कुछ दिन आपका ब्रेन अशांत रहेगा, आप शांत हो ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। और ज्योतिष आपको अलाइन ये अलाइनमेंट का टूल है। मतलब आपकी जीवन इधर उधर भाग रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है मेरा असली मार्ग, क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, या मेरा क्या कार्य के लिए मैं बना हूँ। तो ये आपको वो मार्गदर्शन दे सकता है ज्योतिष ऐसा नहीं कर सकता कि आप को कहे कि रातों रात ये कर लो, बस ये रिंग पहन लो, बस रातों रात आप अमीर बन जाओगे। नहीं, हाँ, वो रिंग आपको आपके मार्गदर्शन में, आपके मार्ग पाने की उसमें राह में आपका साथ देगी, आपको उसमें सपोर्ट करेगी, आपका एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके लिए बस ऐसा मैजिक होने वाला है। ज्योतिष मैजिक भी होते हैं, लेकिन वो आपके ग्रह दशा, आपके ग्रहों पे निर्भर करता है। कुछ लोग बड़े घर में पैदा होते हैं, वो क्यों नहीं पैदा हुए झोपड़ी में? ये पूर्व जन्मों के कर्म है ना, पूर्व जन्मों के फल जो हम कहते हैं ना, पूर्व जन्म नहीं होता कहते हैं, वो लोग ये सब चीजों से बहुत सारे साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं कि पूर्व जन्म होता है। पहले ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद था, वो कहाँ पैदा हुआ, किस घर में, क्या नाम था, उसके कौन रिश्तेदार थे। तो अगर दोबारा जन्म नहीं लिया उसने तो वो कैसे बता पा रहा है? जी सुनिए, हमने भी कुछ ऐसे केसेस भी हजारों लाखों किस्से हो चुके हैं। ऐसे केसेस भी यूएसए में ही ज्यादा पाए जाते हैं और वहीं के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म में हम विश्वास नहीं करते, ये सब चीजें नहीं, वो हमसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस सिर्फ उन लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग उसका फायदा ना उठाएं, हम उसको अपनी विद्या को खुद ही भूल जाएं। हाँ, जैसे आजकल योगा में चल रहा है। हाँ, योग को योगा बना दिया। हाँ। योग को योगा बना दिया, आपकी हल्दी को पेटेंट करा रहे हैं, आपकी लहसुन को पेटेंट करा रहे हैं, सारी चीजें, गौमूत्र को पेटेंट करा रहे हैं। वो तो कहते थे ये गौमूत्र पीने वाले लोग। हाँ। तो आज जिन पात्रों में हम बहुत पहले से खाना खाया करते थे, जिन पत्तों के पात्रों में, अब दूसरी कंट्री में वो बोल रहे हैं कि हम बड़े-बड़े डिस्कवर किया है कुछ।
हाँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में eco-friendly। उसको इको फ्रेंडली, जी। हाँ, वो थाली कह के के रूप में। इतना महंगा पेश किया जा रहा है। हाँ और हमें कहते थे कि क्या कहते हैं, ये पिछड़े हुए हैं, ये लोग तो, इन लोगों को मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। आज फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना शुरू हो गया, उसको ही ऑर्गेनिक मान रहे हैं। आप देखो धीरे धीरे एल्युमिनियम को और इन सब चीजों को, हम अपने उससे टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन ये भी हो रहा है। हाँ। ये सब प्लान के साथ हुआ। जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक वास्तु है, नास्ट्रेदामस को लोग बोलते हैं कि नास्ट्रेदामस ने इतनी भविष्यवाणी की। आप ये बताइए, आप उसको पहले पता तो कीजिए कि उसने ज्योतिष सीखा कहाँ से। वो हिंदुस्तान में साउथ में 5 साल आके ज्योतिष सीख के गया, तब जाके वो वहां उसने जाके प्रेडिक्शंस करनी शुरू की। और क्या कहते हैं, नास्ट्रेदामस को इतना बड़ा मानने लग गए, और हमारे जिनसे सीख के गए, जहाँ की ये विद्या है उनको पिछड़ा हुआ कि जी वो ऐसा बना दिया कि तोते वाली विद्या है जी, तोता आएगा, एक पत्ता निकालेगा, आपका भविष्य उससे निश्चित होगा, ऐसा बना दिया, ऐसा बना के प्रोड्यूस किया गया। जबकि ज्योतिष आपके पूर्व जन्म से लेके और इस जन्म के जो आपके साथ बीत चुका है, वो तो एक ज्योतिषी नहीं जानता ना। वो ज्योतिषी आपको बता देगा, आप जाते पहली बार उससे मिलोगे, पहली बार में जो अच्छा ज्योतिष का जानकार होगा वो सब चीजें आपको बताएगा। वो आपको ये नहीं कहेगा रातों रात आप ये इटालियन मंत्र पढ़ लो और आपको जी बस धन 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 धनाधन धन आएगा। वो ये आजकल ये ऐसे लोग ही हाँ, आपको ये चलते देखने हैं को आजकल। मिलेंगे जिनको ज्योतिष का जा भी नहीं पता है। जा मतलब ज्योतिष तो दूर की बात है, उसका जा शब्द भी नहीं पता है, ज्योतिष है क्या। अच्छा, जो ये किस्मत होती है, हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत है, इसकी किस्मत है, वो वहां पहुंच गया, वो ये यहीं रह गया, तो क्या किस्मत भी ज्योतिषी में काउंट होती है कि ज्योतिषी बता सकती है कि किसी की किस्मत अच्छी है, कब किसी की बदलने वाली है, हाँ। भाग्य कब उसका उदय होने वाला है? उदय होने वाला है? नहीं, आप सही क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर आप हमारे शास्त्रों की बात करें, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात कि हमेशा जीवन में भाग्य से ही मिलता है। आप कितने भी पौरुषवान हो, कितने ही ताकतवर हो, कितने ही विद्यावान हो, आप जीवन भर भटकते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, एक भाग्यशाली आदमी आपसे छीन के ले जाएगा। तो हमेशा जो भी मिलता है वो भाग्य से मिलता है। लोग कहते हैं यार मैंने देखो इतनी मेहनत की, पा लिया। तो भाई तेरे से ज्यादा मेहनत करने वाले लोग आगे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं मिला, तुझे क्यों मिल गया आसानी से। कोई आदमी 20% मेहनत करता है और अथाह धन आ रहा है, और कोई आदमी दिन लगा हुआ है बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह, लेकिन कुछ नहीं, जीवन भर उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? यही भाग्य है कि कोई एक झोपड़ी में पैदा होता है एक बच्चा, और एक संतान अंबानी के घर में पैदा होती है, तो वो सोने की थाली लेके पैदा होती है। उसको जीवन में क्या कमी है? यही भाग्य है। तो एस्ट्रोलॉजी किस्मत को बदल सकती है या इसका कोई कनेक्शन है? या ऐसे कुछ उपाय हो जो किस्मत को बदल सके? ज्योतिष किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। एक मैं लोगों की भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। लोगों को ये है कि ज्योतिष कोई ऐसी विद्या है कि रातों रात आपको अमीर बना देंगे, या रातों रात आपके साथ, रातों रात नहीं होगा। ज्योतिष एक गाइडेंस का टूल है जो आपको सही मार्ग क्या है आपके लिए वो आपको बताएगा। आपके मार्ग, भाई आप उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, आप यहाँ से नैनीताल को जा रहे हैं और रास्ते में कहीं मलबा आ गया, रोड ब्लॉक हो गई। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता थोड़ा ना खत्म हो गया, एक ब्लॉकेज आ गई। अब वो ब्लॉकेज आपको 8 घंटे वहीं फंसा के रख रही है। तो ऐसा ही जीवन स्टक हो जाता है एक जगह पे, समझ नहीं आता क्या करें। एक हर्डल है आगे, मार्ग है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो ज्योतिष क्या करता है? अब साइंटिफिक वे में बोलेंगे तो साइंस क्या करता है? आएगा एक बुलडोजर या जो भी आएगा और वो आपके उस मलबे को हटा देगा रास्ते से, और आप 15 मिनट में नैनीताल, जबकि 8 घंटे से वहीं स्टक थे। मार्ग तो था ना। तो ऐसे ही जीवन में ज्योतिष करता है आपके लिए कि आपके लिए वो जो मार्ग है
बस वो आपको दिख नहीं रहा है, एक हर्डल आपके रास्ते में है, कोई ग्रह वीक है, कोई ग्रह मार्ग में वो रुकावट बना हुआ है और आपके भाग्य में लिखा है वो, तो ज्योतिष उस हर्डल को बता देता है। एक जो अच्छा ज्योतिषी आपको गाइड करेगा कि भाई ये आपका ये प्लेनेट के कारण आपको ये तकलीफ आ रही है, आप इस प्लेनेट का ये उपाय करें और ये प्लेनेट आपको देने वाला है, इसको मजबूत कर लें, इसको स्ट्रांग कर लें, इसका मंत्र जाप कर लें या इसका रत्न धारण कर लें या इसका पूजा करें। तो इसमें ज्योतिष में भी ज्योतिष को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को बिल्कुल गलत तरह से गाइड किया जा रहा है आजकल कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा ना, मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन आ जाते हैं 2-2 किलो मेकअप पोत लेंगे, 1.5 किलो का ज्वेलरी डाल रखी है और कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। आप उनसे कहो ज्योतिष से रिलेटेड बात बोलो ना, अब कुछ भी इधर उधर की बात बोल रहे हो और चले जा रहे हो। सामने वाला तो ये समझता है ना कि इसके पास अथाह धन है, भाई 1.5 किलो ज्वेलरी पहन रखी है और वो लगा इतना वो कर रखा है, पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्ञान है, और तो मतलब अपने लिए अर्जित कर लिया इन्होंने, तो हमें भी दिला देंगे, जबकि वो खानदानी पीछे से पैसे वाले हैं, उनको ज्योतिष का नहीं पता है कुछ भी, लेकिन वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। मैं उसी भ्रम को तोड़ना चाहता हूं ज्योतिष में, कि ज्योतिष कोई ऐसा रातों रात किसी की गलतफहमी हो कि रातों रात कुछ बदल जाता है, रातों रात कुछ नहीं बदलता। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो भी इससे ऐसे रिलेटेड है कि जस्ट लाइक आजकल जो नए नए यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, बोलते हैं कि हमने 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीखी है, हमें बहुत कुछ पता हुआ है, क्रैश कोर्स कर लीजिए, 2 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते का। आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजी 1 महीने में सीखना इतना सिंपल है क्या? आपको 14 साल हो गए, लोग एक महीने में सीख के आ जा रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि जी आप एक क्रैश कोर्स कर लीजिए, 2 महीने मेरे पास आ जाइए, 2 महीने बाद आपको डॉक्टर की डिग्री दे दूंगा और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ये वैसे वाले ही डॉक्टर हैं जिनको ज्योतिष का जा भी नहीं पता है, वो खाली कुछ भ्रामक चीजें, कुछ फेंग शुई मिला दिया है उन्होंने, आजकल कुछ नकली वास्तु शुरू कर दिया है उन्होंने, उनको कुछ नहीं पता, वैदिक वास्तु का कुछ भी नहीं पता है, वैदिक वास्तु को करप्ट किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि कुछ षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है, बड़े षड्यंत्र की तरह एक ही जगह से आ रहे हैं ये लोग, एक ही जगह पे मैक्सिमम पैदा हो रहे हैं इस समय। आप मैक्सिमम देखोगे, मैं उन जगह का नाम, आप उनके नाम से पता लगा लोगे कि मैक्सिमम वो किस जगह के आ रहे हैं। वो कुछ ऐसा मतलब कुछ भी बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, आप उनसे सवाल जवाब कुछ पूछ नहीं सकते। आप क्वेश्चन पूछो ना, अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है, उनसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, उनसे तो पूछा जाता है अच्छी जी अब ये बताओ कि धन कैसे प्राप्त किया जाए रातों रात। अरे भाई रातों रात अगर, तो फिर जाओ भाई गरीब कॉलोनियों में जाओ, वहां उनको रातों रात अमीर बनाओ। मुंबई में सबसे बड़ा स्लम है, उनको बना दो अमीर रातों रात जाके, अगर ऐसे उपाय से हो जाता है। भाग्य भी कुछ होता है, आपकी कुंडली मैटर करती है कि आपने पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए थे, उसके हिसाब से आप लेके आते हैं। जो मैं अपनी लाइफ से सीखा हूं कि भाई मैंने कुछ पूर्व जन्मों के मेरे ऐसे होंगे कर्म जो मेरे को इतने लॉसेस झेलने पड़े, लेकिन मैं उसमें मानता हूं कि मेरे को अच्छा करने का मौका भी मिला, कि लोगों की भलाई करने के लिए मौका भी मिला। मैं पूरी तरह से बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा मैंने कर लिया, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सबका अच्छा कर पाऊँ। तो ये ज्योतिषी है और हमारी कुंडली है, दोनों मिले हुए हैं, तो क्या अगर हम ज्योतिषी कराते तो हमारी कुंडली चेंज होती है? कुंडली नहीं चेंज होती कभी भी। अच्छा, जो आप डेस्टिनी लिखवा के लाए हैं वो डेस्टिनी वही रहने वाली है, वो कभी नहीं बदलने वाली। हाँ, अब कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ रही है या फेल हो रहा है, तो आप उसको क्या एक्स्ट्रा ट्यूशंस देंगे, मतलब उस सब्जेक्ट्स पे उसकी उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो उस जगह वो आप देखेंगे कि अगर उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो क्लियर कर लेता है। ऐसे ही लाइफ में ज्योतिष आपकी उन कमजोरियों को पहचानता है, वो आपको बताता है कारण क्या है, किस कारण से ये कमियां आ रही हैं, वो उनको दूर करने का प्रयास करता है। और जो लोग सच्चे मन से, पहले तो ज्योतिष विश्वास का वो है, अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप
ज्योतिष की तरफ जाए ही मत। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका पॉडकास्ट भी मत देखें। अगर उनको कुछ सच में अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ चाहते हैं कि कुछ अच्छा मिले जीवन में और जो नहीं मिल पा रहा है, तो आप जरूर आपका पॉडकास्ट पूरा देखें और उनको जरूर मार्ग मिलेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले वास्तु के बारे में बात किया था। वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है? वास्तु को एक बार समझा भी दीजिए कि मतलब वास्तु क्या हो, कैसे होता है। हाँ, वास्तु के बारे में हमारे मन में काफी सारे भ्रम है कि ये दीवार का कलर से लेके हर एक डायरेक्शन में जो जो चीजें होती हैं, इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज भी बहुत कम है। ठीक है, और पता भी नहीं है, हम डरते हैं कि मतलब इधर पे ये कलर लगा दिया तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इधर पे पेड़ इधर पे रख दे तो कुछ नहीं, बुरा ना हो जाए। वो आपका डर बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वो ठीक है। जब आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, जब बहुत अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो आपके आसपास सराउंडिंग में एक शील्ड होती है, एक एनर्जी बनी होती है जो आपको सेव कर रही होती है। ये आज का साइंस भी बोलता है, ऑरा, उसको ऑरा कहते हैं, कि जो आपके सराउंडिंग में एक ऑरा बनती है। वो आज साइंस भी मानता है। ये हम हजारों साल से कह रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में ग्रहों की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जो पॉजिटिव प्लैनेट हैं, अगर उनकी ऊर्जा आपके सराउंडिंग में है तो वो आपको सेव करती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है ना कि अचानक से कभी ऐसा बुरा समय आता है, जैसे ही दशा आपकी बदलती है, आप क्योंकि कुंडली नहीं दिखाते हैं बहुत लोग, तो उनको पता नहीं चलता कि ये एकदम से मेरी जिंदगी में इतने बदलाव क्यों आने लग गए। तो जब वो कुंडली देखेगा तो उसको मिलेगा कि एक खराब ग्रह की दशा शुरू हो गई, जो एक अच्छा प्लेनेट था वो मेरी लाइफ से अब चला गया है। तो सब तरफ से प्रॉब्लम आने लगती हैं कि यार मेरा नुकसान भी होने लग गया, मैं फिजिकली भी वो होने लग गया, मेरे घर में कलेश भी होने, ग्रह कलह भी हो रहा है, और घर में सब बीमार रहने लग गए हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अचानक से कैसे हो गया? पहले भी तो वही इंसान था ना। वो एकदम से 2 4 5 6 महीने के एक लॉट में ही एकदम से क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दशा, उसकी शील्ड हट गई। अब यहाँ पे वास्तु का रोल है कि आपके घर में कुछ वास्तु दोष हैं उस डायरेक्शंस में, तो जब तक वो शील्ड थी तब तक तो आपको बचा रही थी। जैसे ही वो शील्ड हटी तो वो सब आपको अटैक करने लग गए। मान लीजिए, मतलब एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, मैं उदाहरण में बहुत बिलीव करता हूँ कि इससे एक आम आदमी आसानी से समझ पाता है। कोई मंत्री है, उसके सराउंडिंग में बॉडीगार्ड्स हैं, तो वो सेफ जोन में चल रहा है, उसको बचा रहे हैं वो लोग, और वो मंत्री पद से अभी चला जाता है तो उसका वो सेफ सिस्टम हट गया। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ उसके बाद मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, मर्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्यों होता है? सेफ गार्ड हट गया ना। अभी तक सिक्योरिटी थी, Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी मिल रही है। आज आप भी देखेंगे, आज भी बहुत लोगों को मिल रही है वो चीज। तो वो क्या है? वो ग्रह हैं, उनके प्लैनेट हैं जो उनको बचा रहे हैं, तो वो उन्हीं के कारण वो उनको अवेलेबल है। लेकिन अगर ग्रह आपको मारने पे आए तो कितनी भी सिक्योरिटी रख लो। अभी आपने देख लिया, अमेरिका जैसे सेफ कंट्री में ट्रम्प पे कितने अटैक हो चुके हैं और खुलेआम हो रहे हैं, जबकि आप मानते हैं कि वहाँ सबसे सेफेस्ट प्लेस है अमेरिका। वहाँ पे यह हाल है कि वो पूर्व प्रेसिडेंट को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, और पूर्व क्या, अब तो वो नेक्स्ट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो उनको पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ग्रह उनको, और लेकिन ग्रह बचा भी रहा है। गोली वो सर पे भी लग सकती थी जो उनके सर के बगल से निकल गई। वो एक कोई थी ना एनर्जी कि जिसने एट ए टाइम, जबकि वो सेफ पोजीशन में उस समय नहीं थे, वो सीधी भी लगती, क्योंकि जिसने मारी होगी वो एक्सपर्ट होगा, उसका निशाना नहीं चूकता है। एक्सपर्ट्स होते हैं इस सब चीजों के। अगर वो हो रहा है तो आप ये समझिए कि कोई तो है से जो उसको बचा रहा है। तो वो क्या होता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, इस तरह की हमने आजकल देखा है, और मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे बता रहा था, साउथ इंडिया से है वो। तो उनके जो घर होते हैं वो बीच से ओपन होते हैं, एंड फ्रंट का जो गेट होता है, यहाँ से आप जैसे जाएंगे, उनका आंगन बीच में होता है।
तो वो कह रहे थे कि इसका मेन रीजन है वास्तु। वो वास्तु बहुत फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है इस? देखो, वास्तु में 5 तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में भी है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। आकाश तत्व, जो आकाश तत्व है वो ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। ब्रह्म स्थान कहते हैं उसे हमारे घर में। घर के पूरे प्रेमिसेस को हम जब नापते हैं तो उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म यानी ब्रह्मा का स्थान, यानी ईश्वर का स्थान। वहां से हमें सारी पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जाएं होती हैं, वो हमें मिलती हैं। अगर हम उस जगह को ब्लॉक कर देंगे तो हमें ईश्वरीय सहायता, जो पॉजिटिव एनर्जीज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं। ये हमारे वैदिक वास्तु में मेंशन्ड है कि आप कभी भी ब्रह्म स्थान को छेड़ेंगे नहीं, ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखेंगे। उसमें अलग अलग जोन होते हैं, 5 जोनों में उसे डिवाइड किया गया है। तो वास्तु अब आजकल कुछ फर्जी शुरू हो गया है आजकल। वास्तु जो फेंग शुई से, चाइनीज से ज़्यादा रिलेटेड होता है, वो मुझे लगता है कि वो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो कुछ प्लान्ड वे में हो रहा है कि हमारे वैदिक वास्तु को किसी तरह से, मतलब उसमें कुछ त्रुटियां डाल दी जाए। भाई ज़्यादा लोग अगर इस तरह की चीज़ें करने लग जाएंगे तो लोगों के दिमाग में वो भ्रम आने लग जाएगा। अगर भैया 500 लोगों को करेंगे इस तरह की चीज़, तो कुछ एक पे कुछ कहीं तुक्का तो लग ही जाएगा ना। किसी की ग्रह दशा थोड़ी सी उसी टाइम में अच्छी बदल रही होगी तो उसको शील्ड बन जाएगी, वो बच जाएगा। उसने वास्तु दोष क्रिएट कर दिया उसके घर में, लेकिन वो शील्ड थी, वो उसने उसको सिक्योर कर लिया, तो उसको लग रहा है कि अरे इसके कारण हुआ मेरे को। तो ये कहीं ना कहीं तो अब भैया वर्बली भी किसी को ऐसे ही कहने लगे, यार जा, आज तो तेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा, 100 लोगों को बोल दो, एक का तो जाएगा ही। एक का तो जाएगा ही। एक नहीं, 5-7 को तो जाएगा ही। तो वो क्या कहेंगे, यार तू तो भविष्यवक्ता हो गया यार, तेरी तो वाणी में बड़ा वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज चैनल्स में जैसे डेली बेसिस पे भविष्य वगैरह ये सब चीजें बताया जाता है राशि के अकॉर्डिंग। राशि फल जो चलता है उसके मैं पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ। राशि के हिसाब से ही अगर तो फिर आपकी कुंडली क्यों बनाई है ईश्वर ने? क्यों आपको एक पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टाइम पे आपको धरती पे भेजा है? आपकी एक पर्टिकुलर कुंडली बनी है, फिर उस कुंडली का क्या महत्व? अगर हम गोचर, वो गोचर के आधार पे होती है। इस समय ग्रह किस राशि पे चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट वो एक पर्टिकुलर है। अब 18 से 20 करोड़ लोगों की एक राशि होगी हमारे देश में। अब मैं आके बोल दूं कि भाई आज का दिन तो सबके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब वो जिसके नहीं भी होने, वो बेचारा भी दिमाग में इसी उसमें रहेगा। जबकि 18 करोड़ लोगों के एक्सीडेंट नहीं होने वाले हैं। 18 करोड़ में से कुछ एक को प्रॉब्लम आएगी, कुछ एक का बहुत ही बढ़िया दिन जाएगा, कुछ एक का तो ऐसा दिन जाएगा कि वो जीवन में उनका सबसे बेस्ट डे होगा। तो मैं तो बोल के गया था कि खराब जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ज्योतिष पे लोगों का विश्वास हटता है। लोग सोचते हैं कि यार ये तो बस तुक्के का है, किसी दिन तो हमारा बताते हैं फिट हो जाता है, किसी दिन नहीं होता। जो लोग इस चीज को रेगुलरली जबकि गोचर के आधार पे ज्योतिष ये बिल्कुल टोटल गलत है। तो अभी हम वास्तु की बात कर रहे थे, कैसे घर में वास्तु सही किया जाता है, और आंगन के बीच में आपने बताया कि बीच में होना चाहिए हमारा आंगन, घर के बीच में आंगन होना चाहिए, वहीं पर सारी एनर्जी आती है। पर अब लोगों के माइंड में आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमारे टॉयलेट भी हमारे रूम से अटैच नहीं होनी चाहिए। पता नहीं अब ये बात सही है वास्तु के हिसाब से या गलत है, हमें तो नहीं पता। हमने तो कुछ ऐसी वीडियोस देखी ना जिसमें ये बताया गया कि टॉयलेट रूम में अटैच नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन होगा तो ये फल मिलेगा, ये डायरेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बुरा भी हो सकता है आपके साथ। नहीं, देखो, टॉयलेट के लिए कोई विधान हमारे वैदिक वास्तु में या वैदिक संस्कार में है ही नहीं। क्योंकि पहले कोई भी शौचालय जो है घर के नज़दीक होता ही नहीं था। पहले तो शौचालय होते ही नहीं थे, तो लोग थोड़ा दूर जाते थे, कहीं किसी जंगल में या कहीं ऐसी जगह, क्योंकि इसको शुरू से ही अशुद्ध, अपवित्र माना गया है, क्योंकि आप उसके आसपास नहीं रह सकते। और जब टॉयलेट बनने भी हमारे यहाँ शुरू हुए
तब भी वो हम घर से काफ़ी दूरी में बनाए जाते थे, घर से अटैच करके कभी नहीं बनाए जाते थे, घर से दूर बनाए जाते थे। आज भी गांव में जाओगे तो घर के पुराने जो घर हैं, घर के पास टॉयलेट नहीं मिलेगा आपको, घर से दूर मिलेगा, थोड़ा मतलब 20, 25, 30 फुट दूर मिलेगा उसको टॉयलेट को। उसका रीज़न क्या है कि टॉयलेट को राहु का स्थान माना जाता है, तो और नेगेटिव एनर्जी वहाँ स्टोर होती है, तो उसको घर से दूर ही रखना अच्छा माना गया है हमारे शास्त्रों में। अगर घर में बनाना ही हो तो उसकी कुछ दिशाएं, कुछ स्थान निश्चित हैं, 1 या 2 स्थान हैं जहाँ पे आप वो उसको बना सकते हो। जैसे साउथ में एक स्थान है और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक स्थान है जहाँ आप टॉयलेट को बना सकते हो। टॉयलेट सीट को भी के भी डायरेक्शन निश्चित है कि आपको उसमें टॉयलेट सीट को किस डायरेक्शन में लगाना है। ये नहीं कि आप 6 कमरे बना रहे हैं और 6 के साथ अटैच लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं। आप बाथरूम जिसे स्नानागार कहते हैं वो बना सकते हो और कमरे के साथ। साउथ में वो भी ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि अग्नि का स्थान है। अग्नि के स्थान पे अगर जल ज़्यादा यूज होएगा तो अग्नि कमज़ोर पड़ेगी। अब अग्नि कमज़ोर पड़ेगी तो घर में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस होगी, आपके बिजनेस में डिस्टर्बेंस आनी शुरू होंगी, आपके घर में लोगों को इंडाइजेशन, अपच, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको अगर आपको बनाना ही है तो 2 डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई, साउथ और क्या कहते हैं साउथ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है, वहाँ बना सकते हो, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है, वहाँ बना सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा छोड़ के बनाना चाहिए। किसी भी एग्जैक्ट जहाँ पे दिशा बन रही हो वहाँ पे नहीं बनाया जाता है कभी भी कोई चीज़। रूम को भी या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉप भी आपको कहीं रखना हो तो वो एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं रखा जाता, थोड़ा राइट या लेफ्ट में रखा जाता है, उसको कोशिश ये की जाती है। तो हाँ, बाथरूम बना सकते हैं आप, अटैच बाथरूम बनाइए। टॉयलेट को आप आराम स्थान मत बनाइए कि आपको आपके कमरे के साथ ही बेड से उतरे और सीधा आपको टॉयलेट जाना है। तो टॉयलेट के लिए आप थोड़ा दूर जाइए, बाहर जाइए। क्या आप टॉयलेट का दरवाज़ा खोल के रह सकते हैं? नहीं रह बैठ पाएंगे थोड़ी देर भी। अपने कमरे में अगर टॉयलेट आपके है तो आप टॉयलेट फ्रेश होके आ रहे हैं तो सीधा टॉयलेट के दरवाजे को लॉक करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ तो नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ, सही बात है। तो वो अगर आप उसको चलिए वास्तु के हिसाब से ना भी देखें तब भी आप उसको बेयर नहीं कर सकते नॉर्मली भी। तो इसलिए उसको आप अपने घर में निश्चित स्थान पे बनाइए, कम से कम बनाइए। हाँ, बाथरूम बना सकते हैं कि सुबह उठते हैं तो हमें सीधा पहले फ्रेश होके आ गए और अपने घर में कमरे में चलो भाई स्नान किया और अपने वहीं रूम में ही आपने कपड़े चेंज किए और वो किया, तो इजी रहता है, थोड़ा इजी गोइंग। आजकल लोगों को अपने अपने सेपरेट कमरे चाहिए। अब वो पहले वाला समाज तो रहा नहीं कि सब चीज़ साझा होती थी, किसी के लिए कोई फिक्स नहीं होता था, सिर्फ बड़े बुजुर्गों को छोड़ के बाकी किसी के लिए कोई निश्चित नहीं होता। जहाँ उन्होंने कह दिया बस वैसे ही होना है। और इतनी जगह होती भी नहीं थी, ज़्यादातर घरों में उतनी स्थान होते भी नहीं थे, 1-1, 2-2 कमरे में रहते थे, तो उसी में पूरा परिवार साथ में रहता था, साथ में सोता था। लेकिन अब सबको सेपरेट कमरे चाहिए, तो ये वास्तु दोष अब ज़्यादा मैटर करता है, अब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने अपने घर में ही ऐसी चीज़ों को स्थान दे दिया है। तो ब्रह्म स्थान को इसलिए हम मानते हैं कि ब्रह्म स्थान जो है वहाँ से हमें ईश्वरीय ऊर्जा का मिलती है, तो हम उसको बिल्कुल क्लियर रखें, वहाँ पे कुछ वजन ना रखें, कुछ बनाए ना, कोई प्रॉप ना रखें, कुछ चीज़ें ना रखें। अगर हो सके तो मिडिल में ओपन रख लें, नहीं तो वो आप मंदिरों को ही देख लो, किसी भी मंदिर में आपने देखा है डोम कहाँ होता है? बिल्कुल मिडिल में होता है, सबसे मिडिल का पार्ट ही सबसे ऊंचा बनाया जाता है, और वहाँ ऊपर से कनेक्ट करने के लिए पूरा डोम के साथ उसके साथ आप देखेंगे त्रिशूल या कुछ लगाया जाता है जो उस एनर्जी को ग्रैब करके नीचे तक पहुँचाए।
आप कभी भी देखेंगे मंदिर में जाएंगे, उस स्थान पे अगर उस मिडिल के स्थान पे आप बैठेंगे तो आपको एक अलग तरह की शांति का एहसास होगा, पॉजिटिव एक एनर्जी मिलती ऊर्जा जी। आपको लगेगा कि आपकी वो जो नेगेटिविटी अभी लेके आए थे अभी फिलहाल के लिए वो गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सीधा उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रह्म स्थान मतलब मिडिल ऑफ योर हाउस। पूरे घर का मिडिल स्थान, बीच का सेंटर पार्ट जो होता है। अगर अगर कोई घर अभी बन चुका है, उसका ब्रह्म स्थान सपोज करिए बीच में है, उस जगह पे है, बट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ समय बाद अपना घर और 2 कमरे निकाल लेते हैं, 3 कमरे निकाल लेते हैं, और उसका जो ब्रह्म स्थान होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो कंप्लीट बनाएं, आधा अधूरा घर कभी ना बनाएं। फिर आपका वास्तु आप देख के चेक करके आपने बनाया एक बार में, और आपने उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में मान लीजिए एक्सटेंड कर दिया, 2 कमरे बना दी, तो आपकी वो डायरेक्शन तो बढ़ गई, तो आपका ब्रह्म स्थान अब तो वहां नहीं रहेगा ना, अब उसका केंद्र बिंदु कहीं और जाएगा, सेंटर हिलेगा, और सेंटर हिलेगा तो अब मान लीजिए वहां आपके पिलर है या कोई दीवार है या आपका टॉयलेट बना है या कोई आपका किचन बना हुआ है, तो गलत स्थान पे गलत चीज आ गई जो पहले नहीं थी। पहले आपका सब कुछ अच्छा, जब सब ठीक चल रहा है ना, तो बिल्कुल घर को वास्तु को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है। थोड़ा सा भी छेड़ने का कोई वास्तुशास्त्री आपको अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा आपका सब ठीक चल रहा है, इस घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई छेड़ाखाड़ी नहीं होगी। अगर आपको एक्सटेंड ही करना है, ऊपर एक्सटेंड कीजिए, ऊपर बनाइए, सेम वास्तु को ऊपर रिपीट कर दीजिए, आगे मत छेड़िए, आगे या पीछे कहीं और चीजों को बिल्कुल ना छेड़िए। अब वास्तु के अलावा से थोड़ा अलग अलग से हट चीज देखें। अब वास्तु के अलावा थोड़ा हटके हम अलग चीज देखें तो ग्रहों की बात करते हैं। जैसे तो ये ग्रह दोष क्या चीजें होती हैं, और बोलते हैं कि मतलब ग्रहों का उपाय किस तरह से किया जाता है, ये सब चीजें कैसे चलता है? ग्रहों के लिए उपाय अलग अलग तरह से किए जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब है और उस ग्रह की दशा आ गई। नॉर्मली ग्रह एनर्जी पावर में तभी आती है जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से कोई दशा ऑपरेट कर रही हो। अगर वो ऑपरेट नहीं कर रही तो वो प्रभावी नहीं होता है। भाई आप अपने घर में जब हैं, एट प्रेजेंट हैं, तभी आप उस जगह पे आपकी एनर्जी है, और आप कहीं दूर हैं। भाई आजकल तो दूर से भी हो जाता ना, आप ऑपरेट कर लेते हैं कि कैमरा लगा रहे हैं और वो लगा रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें उसका प्रभाव उतना नहीं होता। उसमें आपसे कोई भी चीज़ हाइड की जा सकती है, वो आप उतने पावरफुल नहीं होते, आपके हाथ में नहीं होता कुछ भी। आप एक एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही ग्रह क्या होता है, ग्रह जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा तब वो एनर्जी एक्टिव होगी उसकी, और जब वो एक्टिव होगी, अगर वो ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको नेगेटिव फल मिलने शुरू होंगे। तब उसके उपाय उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जो ग्रह खराब है उसके लिए हम दान लोगों को प्रेफर करते हैं, मंत्र जाप उसका प्रेफर करते हैं, उसकी पूजा करना प्रेफर नहीं करते हैं। कभी भी जो ग्रह आपका खराब है आप उसकी पूजा नहीं करेंगे, आप उसका दान करेंगे, डोनेट करेंगे, आप उसकी एनर्जी को अपने से रिलीज करेंगे, आप उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे नहीं। भैया पूजा का मतलब क्या है? आप उस ग्रह की एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। आपने रत्न धारण कर लिया, क्यों धारण किया? उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और वो ग्रह आपके लिए खराब है। तो आजकल यही हो रहा है, जो ग्रह आपकी कुंडली में, आपका जी राहु खराब है, शनि खराब है, और आपको वही रत्न पहना दिया जा रहा है। कैसे? जो ग्रह खराब है उसकी एनर्जी को मैं बढ़ाऊंगा क्यों? उदाहरण के लिए आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, खाली आता है, अभी आपको 2-4 मुक्के मारता, 2-4 मतलब थोड़ा हाथापाई होती, आप बचने के आपके पास चांस है। अब आपने अपने आपके पास तलवार पड़ी थी या बंदूक पड़ी थी, आपने उसके हाथ में पकड़ा दिया, ले भाई, अब तो उसको और आसानी। भाई उसका मोटिव तो तय है ना, वो तो मारने ही आया, क्षति पहुंचाना। भाई उसका काम है आपको हार्म करना, तो आप उसको और आसानी होगी ना। तो ऐसे ही ग्रह आपको हार्म करने आए हैं, उसका
रिजल्ट निश्चित है कि वो जिस घर का फल करने आया है, मान लीजिए ग्रह खराब कैसे होता है, मान लीजिए वो छठे घर को ऑपरेट कर रहा है, 8वां घर ऑपरेट कर रहा है या 12वां घर, अब छठा घर किस चीज का है, रोग का है, शत्रुओं का है, कर्जे का है, उसके कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, लेकिन अगर वो प्लैनेट कम एनर्जी में है या खराब है, नेगेटिव है, तो वो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को पहले चालू करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देना पहले आपको शुरू करेगा। 8वां घर है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, 12वां घर है आपके कर्जे बढ़ा देगा, आपके ऊपर कोर्ट केस करा देगा, आपको हॉस्पिटल भेजा देगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे कि भाई नहीं, इसकी एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है, आप तो शांत बैठे रहो। तो हम क्या करेंगे, उसकी डोनेट कर देंगे। और वो डोनेट ये नहीं कि आपने एक बार डोनेट कर दिया और वो क्या कहते हैं, ग्रह शांत हो गए। ग्रह की एनर्जी आप तक रेगुलरली पहुंच रही है, ग्रह को हम कुछ नहीं छेड़ सकते हैं, हम उसकी एनर्जी जो हम तक पहुंच रही है हम उसी को रिलीज कर सकते हैं, उतनी शक्ति है हमारे पास। ग्रह तो बहुत बड़ी चीज है, ग्रह का हम क्या हम कर सकते हैं, ग्रह तो जो करोड़ों अरबों लोगों को ऑपरेट कर रहा है, उसकी पावर का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी जो हम तक पहुंच रही है हम उस एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो वो डोनेशन आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। कम या ज्यादा डोनेशन का तो इसमें कोई फर्क नहीं कम पड़ता। और ज्यादा से कोई नहीं, जितनी आपकी अलाउ करे, आपके पास अब पैसा ही आप कोई राजा तो है नहीं, आप किसी मिडिल क्लास घर से हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दान का मतलब होता है क्षमता के अनुसार। ये नहीं कि आपके पास दान करने 250 ग्राम दान करने की क्षमता है और आप बोरी दान करने चल रहे हो कर्जा लेके, वो दान नहीं होता है। दान का मतलब होता है जितना आप दे सको। अब आपके पास नहीं है, आपके पास 250 ग्राम मैंने कहा आप चावल दान कर दो, आपके घर में आधा किलो चावल पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से आपका घर चल रहा है, तो आप 250 ग्राम दान कर दोगे तो आप तो भूखे रह जाओगे। आप एक मुट्ठी दान कर दो, वो भी दान में आएगी, क्योंकि ईश्वर जानता है, और कोई जाने ना जाने, ईश्वर जानता है कि आपके पास नहीं है, जितना है उसमें से भी आपने अपनी सामर्थ्य अनुसार कर दिया। एक राजा है, अगर वो एक मुट्ठी दान करेगा तो उसके कष्ट नहीं कटेंगे कभी भी, क्योंकि उसके पास क्षमता दी हुई है ईश्वर ने। ईश्वर तो जानता है, चोरी आप अपने लोगों से कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो, भगवान से नहीं। उसको तो पता है कि आप ये दान कर सकता था, 50-100 लोगों का पेट भर सकता था, लेकिन नहीं, इसने नहीं किया, तो उसके अनुसार उसको फल मिलता है। तो दान किया जाता है। अच्छे प्लेनेट हैं तो हम उसकी मंत्र जाप आप किसी भी प्लेनेट का कर सकते हैं, उसको निरापद माना गया है हमारे उसमें। मंत्र जाप, खराब प्लेनेट है तो आप मंत्र जाप करोगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी कम होके पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, और अगर कोई अच्छा ही प्लेनेट है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी तो बढ़नी ही बढ़नी है। और अच्छा प्लेनेट है तो आप उसके लिए रत्न धारण कर सकते हो, आप उसकी पूजा कर सकते हो, आप उसके व्रत ले सकते हो। व्रत भी खराब ग्रह के नहीं लेने हैं, क्योंकि व्रत का मतलब है उस ग्रह की एनर्जी को, ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हो। हवन करते हैं, अलग अलग उपाय अलग अलग लोगों को हम सजेस्ट करते हैं, सबको नहीं कि अच्छा प्लेनेट है जी आप हवन कर लो, नहीं। किसी को हम बोलेंगे कि आप क्या कहते हैं मंत्र जाप करो, किसी को कहेंगे रत्न पहन लो, इससे आपको जल्दी फायदा होगा। किसी को हम कहेंगे कि आप हवन करो, किसी कहेंगे आप उसकी पूजा करना शुरू कर दो, व्रत ले लो। व्रत बहुत कम लोगों को मैं बताता हूँ, मतलब मेरे 14 साल के उसमें मैंने हार्डली 5 से 6 लोगों को व्रत करवाए हैं आज तक। हजारों लोगों को मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 5 से 6 लोगों को व्रत बताया है, क्योंकि उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही थी। लेकिन उसका प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रोसेस है। व्रत रखने के बहुत कड़े नियम होते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस दिन सिर्फ भूखा रहना है। व्रत का मतलब है जिस देवी या देवता का के नाम से आप व्रत रख रहे हो, पूरा दिन उसको अर्पित करना है। आपने किसी के हाथ का दिया पानी तक नहीं पीना है, किसी के हाथ का दिया हुआ पानी तक नहीं पीना है। पानी भी अपने हाथ से लोगे, खाना बनाओगे वो भी अपने हाथ से शुद्ध। आप पुराने लोगों को देखोगे तो व्रत रखते थे तो खुद बनाती थी महिलाएं, खुद जाके, या फिर उनके अगर कोई पुरुष है वो नहीं बनाना जानता तो उसकी माँ या उसकी पत्नी उसके लिए शुद्ध होके
स्नान करके प्रॉपर शुद्ध होके किचन में उस समय किसी को नहीं आने देंगी। पहले उनको खाना बना के उनका खाना उनको सर्व किया जाएगा, फिर दूसरे खा सकते हैं। अशुद्ध होने के बाद वो भोजन भी नहीं कर सकते। इतने कड़े नियम हैं व्रत के। और आजकल लोग कह रहे हैं 20-20 साल से हम व्रत रख रहे हैं, फायदा तो कुछ होता नहीं। कैसे होगा? आजकल लोगों ने के टाइम पे व्रत के काफी सारी चीजें निकाल दी हैं, लाइक कि व्रत के तो आजकल चिप्स भी आने लग गए हैं कि आप चिप्स खाइए, ठीक है, सेंधा नमक वाले चिप्स खाइए। जो चीजें नहीं वर्जित हैं, यही होता है जब क्या कहते हैं, झोला छाप आ जाते हैं ना मार्केट में, तो वो आपको कहते हैं अरे नहीं ये भी चल सकता है, कुछ नहीं ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब ही ये है कि आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपने मीठा व्रत लिया है तो सिर्फ मिठाई एक ही टाइम खा सकते हैं, वो भी ये नहीं कि आप दिन भर तो चल रहे हो तो खाए जा रहे हो, तो व्रत का एक आपका शरीर तो क्लीन नहीं हुआ ना। बॉडी आत्मा में ही परमात्मा है, कहते हैं ना, आपके आत्मा में ही परमात्मा है, तो आपके अंदर एक ही परमात्मा छुपा है। तो आप उसको बेवकूफ बना चीट कर रहे हो। मतलब आप तो खाए जा रहे हो। आपने कहा जी मैं आपके नाम से व्रत रख रहा हूँ। व्रत का मतलब क्या है? पहले तो आप जल भी ग्रहण ना करो, लेकिन आप चलो जल ग्रहण कर रहे हो तो भोजन नहीं कर सकते कुछ भी। फलाहार चलो एक बार को कोई कमजोर है, वृद्ध है, कोई बीमार है, तो वो फलाहार ले सकता है, कुछ खा सकता है मतलब। और अगर नहीं कर सकता तो सिर्फ भगवान को श्रद्धा से, भाव से उनकी पूजा कर ले। व्रत रखना नहीं, भगवान किसी अपने भक्त को भूखा देख के खुश नहीं होते। अगर वो रख पा रहा है उसको, उससे शुद्धता भी होती है, शरीर की शुद्धता। साइंस क्या कहता है? महीने में 2 बार व्रत रखने चाहिए, फास्ट रखने चाहिए। आपका शरीर आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देगा। भाई आपका सिस्टम को कौन ऑपरेट करता है? बेसिकली लीवर को आपने 3-3 टाइम खाना डाल के काम दे रखा है, चबाता रहो, उसको खत्म करते हैं डाइट। वो जो जूसेस प्रोड्यूस करता है, वो जो बॉडी की रिपेयरिंग करता है, वो तो कर ही नहीं पा रहा। अभी इस पे नोबेल मिला है किसी जापानीज को। हमारे व्रत को उन्होंने 16 आवर्स की वो एक थेरेपी बना के वो कर दिया कि 16 आवर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत चल रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ जी। आप सही कह रहे हैं। उसको करके और उन्होंने उसको ये बना दिया कि भाई ये मेरी थ्योरी है, जबकि ये तो हमारे यहाँ से हजारों सालों से यही चल रहा है। व्रत रखते हैं तो मतलब एक ही टाइम खाते हैं, भोजन एक ही टाइम करते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। तो आप देख लीजिए 16 से 18 घंटे भूखे रहते हैं। तो वही उसने थेरेपी में वो कर दिया। हम लोग अपने विज्ञान को जब कोई विदेशी बताए तो हम विश्वास करते हैं। विदेशी ने कह दिया गौमूत्र से कैंसर दूर होता है, तो हमने मान लिया। हमारे यहाँ तो हजारों साल से ये प्रथा है गौमूत्र को शुद्ध रूप में ही ग्रहण करने की। ये तो गौमूत्र पीते हैं। आज सारी दुनिया उसको ले रही है। लोग बीमारियों में ठीक हो रहे हैं, पूरी दुनिया इसको ले रही है। मतलब हल्दी को एंटीबायोटिक के तौर पे हमारे यहाँ हजारों साल से, जब भी कोई कफ होता है किसी को या कोई शरीर में चोट लगती है, कुछ लगते है, तो माँ क्या करती है, रात को गर्म दूध में हल्दी डाल के पी जाए एक सांस में, और सुबह तक उसका दर्द वर्द कहाँ है, सब फिट, क्योंकि एंटीबायोटिक है ना। आज हल्दी वाले दूध करके वो विदेशों में पैकिंग करके हल्दी वाला दूध दिया जा रहा है, टर्मरिक मिल्क करके। वो नाम इंग्लिश में रख दो तो बस। तो ये सब चल रहा है। हमारे सनातन वैदिक परंपराओं को किसी तरह से खराब करें, बर्बाद करें, ये किया गया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये एक नई थ्योरी चल गई है कि अब इसको अपने नाम से पेटेंट करा लें। है तो इनकी। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी खुशी मांगता है। तो वो किसी चीज को पेटेंट नहीं कराता कि मेरी यही है, ये मैंने ढूंढी है। हम सबको बांटने में यकीन रखते हैं कि नहीं, सबका फायदा हो, हम सबको आसानी से बता देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट करा लेंगे, फिर उसको महंगे महंगे बेचेंगे और लोग, गरीब आदमी तक पहुंचेगी नहीं। हमारे यहाँ तो घर घर में सब माँ को सबको पता है
कब हो रहा है तो क्या देना है, घरेलू टोटके जो चलते हुए आ रहे उसको हैं। घरेलू टोटके बताते हैं, जबकि हमारे टोटके नहीं है, वो प्रॉपर साइंस है। आज उन्हीं के नाम पे मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं, उनको बाजार में महंगे दामों में बेचा जा रहा है। गाय के उपले, साधारण सी चीज, हमारे कहा जाता है गाय के उपलों को जलाओ, उसमें कपूर, दूध, घी वगैरह रख के जलाओ तो वातावरण शुद्ध होता है। आज उस उपले को 300-300, 400-400 रुपए में पैक करके बेचा जा रहा है ऑनलाइन। हमारे यहाँ लोग फ्री में दे देते हैं, ले जाओ यार, 10, 20, 25 जितने ले जाने ले जाओ। वो 300-400 रुपए में बेच रहे हैं। अब पहले कहते थे कि जी भारतीय तो पिछड़े में, वो कौन सा कहते थे, सपेरों वाला देश है, ये बनाया गया हमारे देश के उसको, जबकि पूरी दुनिया में जीडीपी में हम 30 से 35% थे। 5वीं 6वीं शताब्दी में हमारा जीडीपी में 30 से 35% पूरी वर्ल्ड की जीडीपी में हमारा अधिकार था, और हम गरीब मुल्क हैं, जहाँ के सारे अमीर बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और ये सारा जो भी आपने हमें बताई चीज़ें, वो एक ही पॉडकास्ट में नहीं हो सकती, तो हम आपको और भी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपके क्वेश्चन हैं, ताकि हम अगले बार जब इनको बुलाएंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकें। और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक